बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द वेस्टलैंड्स अनदर सेक्शन नंबर 2, द गेम ऑफ चेस। इन आवर फर्स्ट सेक्शन द बैटल ऑफ डेथ, उसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस किया है वेस्टलैंड के बारे में कि वेस्टलैंड की सिग्निफिकेंस क्या है, वेस्टलैंड की टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके राइटर की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका राइटर के बारे में जो भी डिटेल बायोग्राफी है वो बताई गई है, और किस तरह ये मॉडर्न पोइट्री कहलाती है, और किस तरह ये नावल जो है मॉडर्न पोइट कहलाता है बिकॉज ऑफ वेस्ट लैंड। ठीक है, जो टी.एस. एलियट है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर वहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं कि वेस्टलैंड किसको कहा गया है, क्यों कहा गया है, किन लोगों को और किन वो लोग जिन जगहों पे रहते हैं उन जगहों को किस बेस पे वेस्टलैंड कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो वेस्टलैंड है वो मॉडर्न सिटी को कहा गया है, मॉडर्निज्म या मॉडर्न लाइफ को कहा गया है, उन मॉडर्न सोसाइटी को कहा गया है जिन लोग जगहों पे लोग रहते हैं। जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको वेस्टलैंड कहा गया है। अब अगर बात करें, जो टाइटल है द गेम ऑफ चेस, ये लिया गया है जैकोबियन ड्रामेटिस्ट जो थे थॉमस मिडल्टन। उनके जो 2 प्लेस थे, फर्स्ट वीमेन बिवेयर वीमेन और सेकंड अ गेम एट चेस। ये 2 हमारे पास प्लेस आते हैं थॉमस मिडल्टन के। इनके टाइटल से ही इस टाइटल का नाम लिया गया है, बोरो किया गया है। अब बात आए कि गेम ऑफ चेस क्या होती है। शतरंज का खेल होता है। शतरंज के खेल में क्या होता है? चालाकियाँ, चालें, ठीक है, पॉलिटिक्स, फिर उसमें सेंसेस, फिर उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चालें चलते हैं कि पूरी जो गेम है वो शिकंजे वाली गेम होती है, जो कि बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम होती है। और यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी किस तरह गेम ऑफ चेस बन गई है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई है, जिसमें सिर्फ प्लानिंग्स होती है, जिसमें फीलिंग्स, जिसमें केयर, जो इमोशंस होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, सिर्फ चालें उसमें ऐड की जाती हैं। इसके अलावा सेंसलेस जो है वो लोग पाए जाते हैं, केयरलेस लोग पाए जाते हैं, फीलिंगलेस, इमोशनलेस लोग मॉडर्न सोसाइटी के हैं। तो उन्हीं की बेस पे ये बताया जाता है कि किस तरह जो लड़कियां हैं, जो वीमेंस हैं, और मेंस का रिलेशन किस तरह का है। वीमेंस जो हैं वो इसलिए लड़कों को पसंद करती हैं, अमीर लड़कों को, ताकि उनके घर बस सकें, उनके फ्यूचर सिक्योर हो सके। और जो लड़के हैं वो अपनी लस्ट को फुलफ़िल करने के लिए खूबसूरत लड़कियों को पसंद करते हैं। ठीक है, और यही बताया गया है कि मॉडर्न सोसाइटी इसी तरह की है कि अमीर घराने का लड़का देखा जाता है और खूबसूरत लड़की देखी जाती है, जस्ट फॉर फुलफिल देयर ऑल डिज़ायर्स और ऑल फिजिकल और वर्ल्डली डिज़ायर्स। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का इसमें मतलब है ही नहीं मॉडर्निज्म में। ठीक है, तो इस वजह से इसको गेम ऑफ चेस कहा गया है कि ऐसा खेल जिसमें सिर्फ जो है अब्जर्डिज्म पाई जाती है, नथिंगनेस पाई जाती है, जिसमें केयरलेसनेस पाई जाती है, जिसमें मीनिंगलेस लाइफ पाई जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे 2 तरह की जो है वो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, एक अपर क्लास से बिलोंग करने वाले और एक लोअर क्लास से बिलोंग करने वाले। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लस्टी रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे डिप्रेसिव रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि अमीर किस तरह की लाइफ गुजारते हैं और गरीब जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो लोअर क्लास लोग हैं वो किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है, अमीर किस तरह डिप्रेस्ड है और गरीब किस तरह। और सुकून में इन मॉडर्निज्म, इन मॉडर्न सोसाइटी कोई भी नहीं है, या वो पैसे वाले हों फिर भी वो उनके पास सुकून नहीं है, और बेशक वो गरीब हों तो उनके पास वैसे ही कमी है पैसों की, तो इस वजह से वो सुकून में नहीं है। तो कोई भी इन मॉडर्न सोसाइटी सुकून में नहीं है, और यही इसमें दिखाया गया है कि हर कोई इंसान एक दूसरे को चेस की गेम की तरह खेल रहा है, हर कोई एक दूसरे को चेस के मूव्स की तरह चलाने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहा है, कि इस तरह चालाकियों से ज़िंदगी गुजार रहा है ताकि अगला बंदा जो है
उसको कहीं ना कहीं मात दे दी जाए, उसको हरा दिया जाए। और इसी वजह से इस जो पोइम है उसका, इस सेक्शन का नाम गेम ऑफ चेस है, क्योंकि ये मॉडर्निज़म को शो करता है, ये मॉडर्न सोसाइटी को शो करता है कि किस तरह लोग बेहिस हो रहे हैं, किस तरह यहाँ पे कंपटीशन चल रहे हैं, ठीक है, लोग किस तरह आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपनों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इवन कि जो उनके रिलेशंस हैं, उनके जो मेन रिलेशनशिप्स हैं, उनको भी कोई भी जो है वो अहमियत नहीं दी जाती। अब यहाँ पे अगर पढ़ें तो स्टार्ट में ही हमें एक विमेन को रिप्रेजेंट करवाया जाता है, या एक डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि एक औरत है जो कि एक बर्निश थ्रोन पे बैठी हुई है, ठीक है, ऐसा थ्रोन जो कि बर्निश्ड है, फुल सजावट की हुई है उस पर, एज वेल एज जहाँ जिस फर्श पे वो थ्रोन पड़ा है उसका मार्बल चमक रहा है, जो वियर द ग्लास हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड रॉड विथ फ्रूटेड वाइन। यहाँ पे अमीर लेडी की कंडीशन बताई गई है कि वो एक ऐसी चेयर पे बैठी हुई है जो कि तख्त नुमा है, ठीक है, जो आम चेयर नहीं लग रही, वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी बादशाह की कोई तख्ती होती है और वो इस कदर चमक रही होती है, इस कदर ग्लो कर रही होती है कि उसकी जो चमक होती है ना वो मार्बल यानी कि फ़र्श पे पड़ी होती है, जिसकी वजह से फ़र्श जो है वो भी ग्लो कर रहा होता है। और वहाँ पे एक ग्लास यानी कि शीशा टंगा हुआ है, बल्कि रखा हुआ है, जिसका जो स्टैंडर्ड है ना, जो स्टैंड है उस शीशे का, वो इस तरह बना हुआ है जैसे कि जो अंगूर है उसकी शाखें होती है, उसके जो स्टैंड है ना उस मिरर का, जो उसकी जो साइड्स हैं, मिरर की साइड्स की जो स्टैंड की साइड है वो इस तरह डिज़ाइन की गई हैं जैसे अंगूर की शाखें होती है, और उन शाखों ने उस आईने को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और उसके साथ साथ उस रूम में एक गोल्डन कपिटन होता है। गोल्डन कपिटन क्या है? एक बच्चा होता है जिसके पास एरो पकड़ा होता है, ठीक है, वो उस तरह का वो कह रहा है कि वहाँ पे एक और जो वहाँ पे मिरर पड़ा हुआ है उसकी जो स्टैंड है उसमें ऐसा कॉपीडन बना हुआ है जिसके पीछे एक और कॉपीडन बना हुआ है, जो पीछे कॉपीडन बना है उस कॉपीडन की आंखें पहले वाले कॉपीडन के पंखों से जो है वो ढकी हुई हैं। अब यहाँ पे बता दो कॉपीडन क्या है। एक बच्चा है जो कि अगर आपने ग्रीक मेथोडोलॉजी में पढ़ा हो तो छोटा सा बच्चा, उसके पंख हैं और उसके पास एक एरो पकड़ा होता है और उसको लिटिल एंजल भी कहा जाता है, ठीक है, उसका कॉपीडन यहाँ पे बताया गया है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे दो कॉपीडन हैं, एक कॉपीडन के पंखों से दूसरे कॉपीडन की आंखें छुपी हुई हैं। और यहाँ पे 7 ब्रांच कैंडल बेरा है, ठीक है। 7 ब्रांच कैंडल बेरा क्या करती है? ये 7 ब्रांच कैंडल बेरा यानी कि एक स्टैंड है जिसकी 7 शाखें हैं, ठीक है, एक कैंडल स्टैंड है जहाँ पे 7 मोमबत्तियाँ लगती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल, जिसकी जो लाइट है, जिसकी रोशनी है वो टेबल पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। द ग्लिटर ऑफ हर ज्यूल रोज टू मीट इट। और इस कैंडलबरा की जो है रिफ्लेक्शन इस तरह पड़ी है जैसे कि उस औरत की जो ज्वेलरी है वो उन फूलों के साथ मिलके ब्लश कर रही है, चमक रही है। सॉरी, फूलों के साथ नहीं मिलके, यानी कि वो जो औरत ने जो वहाँ पे बैठी हुई है थ्रोन पे, उसकी जो ज्वेलरी है जिस तरह वो चमक रही है और उसकी रिफ्लेक्शन जो है उसके मुंह पे पड़ रही है, उस औरत के फेस पे पड़ रही है, जो वो औरत जिस तरह चमक रही है, इसी तरह जो कैंडल ब्रा है उस कैंडल ब्रा की जो रिफ्लेक्शन है वो उस टेबल पे पड़ रही है और टेबल उसी तरह चमक रहा है। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि वो दोनों जो लाइट्स थी, जो टेबल्स की रिफ्लेक्शंस थी, जो कैंडल्स की रिफ्लेक्शन और उस ज्वेलरी की जो रिफ्लेक्शंस थी, वो दोनों एक बराबर थी। जिस तरह टेबल चमक रहा था उसी तरह वो औरत और उसकी ज्वेलरी चमक रही थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन बताई गई हैं, इन वायल्स ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्लास, यहाँ से बात होती है कि यहाँ पे कुछ बॉटल्स हैं उस रूम में पड़ी हुई जो कि हाथी के दांत से बनी हुई है या कुछ रंग बिरंगों ग्लासेस, कलरफुल ग्लासेस से बनी हुई हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ढक्कन नहीं है, ठीक है, और उनमें से परफ्यूम की खुशबू आ रही है। यहाँ पे मेकअप की बात की हुई है कि किस तरह अमीरों के यहाँ, जो हाई फैमिलीज़ हैं, अपर क्लास लोग हैं, उनके यहाँ किस तरह मेकअप के प्रोडक्ट्स जो है दिखाए गए हैं। उस
उस रूम में परफ्यूम्स की बोतल पड़ी हुई हैं जिसमें से बहुत मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी और उनके ढक्कन नहीं थे, वो अनस्टॉपर्ड थी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि वो औरत, वो जो वहाँ थ्रोन पे बैठी थी, उनको कवर करने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी खुशबू इस तरह की थी कि वो किसी को भी सेंसलेस बना सकती है, किसी को भी मदहोश कर सकती है, किसी को भी अपनी खुशबू की वजह से अपने जाल में फंसा सकती है। इस वजह से वो औरत उसको कंसील करने की कोशिश कर रही है। अब बताया जाता है उस रूम की कंडीशन कि उस रूम में एक विंडो है जो कि खुली हुई है और उसमें से जब हवा आती है, जो फ्रेश एयर है, वो जब अंदर आती है तो वो उन खुशबुओं को अपने साथ ऊपर की तरफ उठाने लगती है, यानी कि जो ऊपर सीलिंग थी ना, उस छत थी, उसकी तरफ लेके जाने लगती है और साथ ही उस कैंडल्स के धुएं को। और ऐसे लग रहा था कि जैसे उस कैंडल के धुएं की वजह से उस सीलिंग में, जैसे हम अगर देखें धुआं, अगर हम देखें तो धुआं जब जिन जिन जगहों से हो रहा होता है उनको अगर देखें तो वो ऐसे लगता है कि वो चीज़ें मूव कर रही हैं, वो चीज़ें हिल रही हैं। और इसी तरह जब वो हवा उस धुएं को ऊपर की तरफ लेके जा रही थी तो ऐसे लग रहा था कि वो सीलिंग भी हिल रही है। उस सीलिंग पे जो भी जो उनकी चीज़ें लगी हुई थी, जैसे डेकोरेशन पीसेस लगे हुए थे, ऐसे लग रहा था कि वो भी साथ में हिल रहे हैं। यानी कि पूरी की पूरी यहाँ पे इल्यूजन दिखाई गई है कि मॉडर्निज़्म में सबसे ज़्यादा इल्यूजन पाई जाती है। और मॉडर्निज़्म में इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं कि जो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जो वो लोग जो है वो सेंसलेस ना हो जाएं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, वो नहीं छुपती और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो अपने होशो हवास खो रहे हैं। अगर मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करूँ लाइन बाय लाइन तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी जो कि इसकी लाइंस को एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस करना है इसका। अगर आप यहाँ पे सैटिन केसेस देखें तो यानी कि सैटिन केसेस ऐसे शैतानी से केसेस या ऐसे शैतानी बॉक्सेस जिसके अंदर जो है वो नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि धोखे वाली होती हैं, शैतान धोखा देता है ना, तो डेट्स वाई उसको उसके साथ रिलेट किया गया है कि मॉडर्निज़्म जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो भी चालबाज हैं, वो भी धोखेबाज हैं और वहाँ पे हर चीज़ जो है वो धोखा दे रही है। किस तरह धोखा दे रही है? अगर स्टार्ट में देखा जाए तो बर्नीस थ्रोन, ठीक है, और हमें दिखाया गया है कि बहुत आला ज़िंदगी है, बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ पे खुशबुएं हैं, वहाँ पे हाथी दांत और मुख्तलिफ कलरफुल ग्लासेस से बोटल्स बनी हुई हैं, वहाँ पे बहुत मेकअप पड़ा हुआ है, बहुत लग्जरी रूम दिखाया गया है। लेकिन आप आगे देखेंगे किस तरह वो औरत नाखुश है, वो किस तरह सैड बैठी हुई है। हालांकि वहाँ पे इतना लग्जरी इन्वायरमेंट दिखाया गया है कि कोई भी वहाँ पे सेटिस्फाइड और खुश हो सकता है, लेकिन सारा खेल क्या है? इल्यूजन का, धोखे का। और ये धोखा किस में पाया जाता है? मॉडर्न सोसाइटी में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें ह्यूज सी वुड फेड विद कॉपर। अब यहाँ पे फिर सिचुएशन बताई गई है उस रूम की कि वहाँ पे एक चिमनी है, ठीक है, वहाँ पे आग जल रही है और वो आग जो है वो ग्रीन और ऑरेंज कलर की है। और जब आपस में मिलके ग्रीन और ऑरेंज कलर मिलके जलते हैं तो एक सैड सी लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक कार्व डॉल्फिन स्वैम्प में पड़ रही है। और जो कार्व्ड डॉल्फिन स्वैम्प है वो ऐसे लग रहा है वो सैड लाइट उस डॉल्फिन, तैरती हुई डॉल्फिन को भी सैड कर रही है। यहाँ पे डॉल्फिन जो है वो लेडी को कहा गया है, एक तैरती हुई औरत। ठीक है, अब तैरती हुई औरत क्यों कहा गया है? कि एक औरत है जो कि तैर रही है और वो जो सैड लाइट है वो उसके गमों का समंदर बताई गई है कि वो किस तरह सिर्फ तैरती जा रही है और सैड है वो औरत। ठीक है, और उसकी कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं है। यहाँ पे फेमिनिज्म का भी दिखाया गया है कि फेमिनिज्म में फीमेल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी या बॉर्जर सोसाइटी जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है। अब यहाँ पे बात बताई गई है कि जो यहाँ पे चिमनी है ना, तो उसके ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है
जो कि सेल्वन सीन जो है ये पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से रेफरेंस लिया गया है, जिसका क्या मतलब है कि उसकी तस्वीर इस तरह है कि ऐसा लग रहा है कि विंडो खुली हुई है उस तस्वीर के अंदर और विंडो से बाहर का जो सीन है वो नज़र आ रहा है। इस तरह की पेंटिंग उस चिमनी के ऊपर लगाई गई है और वो पूरी जंगल की जो है तस्वीर है कि बाहर से, विंडो से बाहर जंगल खूबसूरत हरा भरा यानी कि पैराडाइज दिखाई गई है, वहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे फिल्मल जो है इसका रेफरेंस लिया गया है। फिल्मल एक करेक्टर है जो कि एक नाइटिंगेल में जो है ट्रांसफॉर्म हो गई थी। किस तरह ट्रांसफॉर्म हो गई थी? जो इसका ब्रदर इन लॉ था, ठीक है, उसने फिल्मल का बहुत दफ़ा रेप किया और जब फिल्मल ने अपनी बहन को बताया तो उसकी बहन ने क्या किया, उसने अपने सारे बच्चों को पकाया, उसका मीट करके उन बच्चों को पकाया और उन बच्चों का जो खाना है उसका मीट जो है वो अपने हस्बैंड को खिला दिया जिसने फिल्मल का रेप किया था। और जब फिल्मल उसके हस्बैंड को ये पता चला कि मेरी बीवी ने ऐसा किया है तो उन्होंने फिल्मल और उसकी बहन दोनों पे अटैक करने की कोशिश की, तो तब गॉड आ गया। अब यहाँ पे ग्रीक मेथोडोलॉजी जो है ये पाई जाती है, ग्रीक मिथ्स की स्टोरीज़ हैं, इस वजह से ये इस तरह की गॉड गॉडेस वगैरह वाली यहाँ पे कहानियाँ हैं। खैर जब गॉड आ गया उनके दरमियान तो गॉड ने क्या किया, उसको उन दोनों बहनों पे तरस आया और उन्होंने उसको, एक को नाइटिंगेल और दूसरी को एक स्वेलम बर्ड पे जो है वो कन्वर्ट कर दिया। मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस का भी रेफरेंस लिया गया है। फिल्मल जो है वो एक मेटामॉर्फोसिस एक प्ले है जिसका ये कैरेक्टर है, तो उसका रेफरेंस लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरह ये नाइटिंगेल में वो कन्वर्ट हो गई और ये आज तक उन आवाज़ों में अपने उन बर्ड्स की जो जिनमें ये चेंज हुई हैं, ट्रांसफॉर्म हुई हैं, उनकी आवाज़ों में ये गा रही हैं जो कि लोगों को सुनाई नहीं देती, क्योंकि मॉडर्निज़म में मेल पाए जाते हैं, लोग उनकी आवाज़ों को एंजॉय करते हैं, उनकी दर्द भरी आवाज़ें जो कि वो चिल्ला चिल्ला के जुग जुग साउंड जो है वो जो है प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन लोग जो है उसको एंजॉय करते हैं। मेल डोमिनेंट सोसाइटी यहाँ पे दिखाई गई है कि किस तरह वीमेन की कोई भी कदर नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, और वो रोती भी हैं, वो चिल्लाती भी हैं तो उनको इग्नोर करते जाता है, ठीक है। उनकी जो मॉडर्न सोसाइटी के डर्टी ईयर्स हैं वो उनको सुनने से कासर है, वो उनको उन आवाज़ों को सुन ही नहीं सकते, वो सिर्फ इंजॉय करने के लिए या ठीक है अपनी हवस पूरी करने के लिए, लस्ट या अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए उन आवाज़ों को सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। ये मॉडर्न सोसाइटी की सिचुएशन बताई गई है कि मॉडर्न सोसाइटी किस तरह कन्वर्ट हो चुकी है वेस्ट और सेंसलेस और एब्सर्ड सोसाइटी में, जिसमें फीलिंग्स इमोशंस की कोई कदर नहीं है, ठीक है, जिसमें जो है फीमेल्स को जस्ट लाइक एनिमल ट्रीट किया जाता है, अदर्स जस्ट लाइक अदर्स, ठीक है, ट्रीट किया जाता है और यहाँ पे सिर्फ मेल जो है वो हुकूमत करते हैं। अब नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ पे कुछ और सिचुएशन भी बताई जाती है उस रूम के बारे में कि वहाँ पे ऐसी तस्वीरें भी उस दीवार के साथ टंगी हुई हैं, जैसे वो ऐसी तस्वीरें हैं जैसे कि वो तस्वीरों में जो लोग हैं वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वो उन लोगों से जो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या उनको एडवाइस करना चाहते हैं या उनको ऑर्डर देना चाहते हैं, इस तरह की तस्वीरें, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी के मैन को कोई खबर नहीं है। इसी तरह इसीलिए यहाँ पे वो लेडी जो हमें स्टार्ट में दिखाई गई है एक बर्निश्ड थ्रोन पे बैठी हुई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कभी नोटिस ही नहीं करती कि ऐसी चीज़ों के बारे में जो उसके रूम में पाई जाती हैं, जो उसके इर्द गिर्द पाई जाती हैं, वो फैसिलिटीज़ जो उसके पास हैं, वो लग्जरीज़ जो उसके पास हैं और वो हिस्ट्री जो उसके पास है, जो उसके जो है एंसेस्टर्स की है, जिनकी वजह से उसको ये लग्जरी लाइफ मिली है, वो उनके बारे में जानना ही नहीं चाहती या कभी जान सकेगी भी नहीं, क्योंकि मॉडर्न मैन हो या विमेन हो उसको हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, वो सिर्फ प्रेजेंट को देखता है और प्रेजेंट में भी सिर्फ अपनी बेतुकी ख्वाहिशात को पूरा करने पे लगा हुआ है, उसको कोई किसी के फ्यूचर के बारे में, किसी के एहसास के बारे में नहीं पता, हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो लेडी जिसका ये रूम दिखाया गया है वो फिल्मल की तरह एक इनोसेंट विक्टिम नहीं है,
एक जो है बेचारी विक्टिम नहीं है जिस पे बहुत जुल्म हुआ है, ये क्या है, वो अपने लवर का इंतज़ार कर रही है। ठीक है, दिखाया गया है कि किस तरह यहाँ पे इतने रेफरेंसेस उस रूम में पाए जाते हैं, लेकिन उस औरत को किसी रेफरेंस से पता ही नहीं है, किसी का पता ही नहीं है कि लोगों के साथ हिस्ट्री में क्या क्या हो गया, लोगों के साथ पास्ट में क्या क्या हो चुका है, किस तरह के और क्यों क्यों वो जो पिक्चर्स हैं, वो जो रेफरेंसेस हैं, वो इस तरह की जो मेरे पास लग्जरी लाइफ है वो किस लिए है, वो क्यों है, वो कहाँ से आई है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वो अपने लवर का इंतज़ार कर रही है और तभी उसको फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, किसी के कदमों की आहट, तो वो खुश हो जाती है और उस जो है फायर लाइट के अंडर अपने बालों को कॉम्ब करने लगती है, कंघी करने लगती है। अब क्या होता है कि वो बहुत खुश हो जाती है, उसके अल्फाज जो हैं वो भी चमकने लगते हैं, वो भी उठने लगते हैं, अल्फाज उसके मुंह से खुद ही जो है वो बाहर आने लगते हैं, बोलना शुरू होने लगती है। लेकिन क्या होता है, अचानक वो चुप कर जाती है। यहाँ पे अब्सर्डिज्म दिखाया गया है कि किस तरह लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स किस तरह एक्सप्रेस करनी है और कब कब एक्सप्रेस करनी है, और क्लियर ही नहीं है कुछ भी यहाँ पे। ठीक है, कि इल्यूजन वाली लाइफ है, उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस तरह उनको करना चाहिए। अब माई नर्वस आर बैड टू नाइट, येस बैड, स्टे विथ मी, स्पीक टू मी, वाई डू यू नेवर स्पीक, स्पीक, वट आर यू थिंकिंग ऑफ, वट थिंकिंग, वट, आई नेवर नो वट यू आर थिंकिंग, थिंक। ये लाइंस वो अपने लवर से बोलती है। यहाँ पे अनक्लियर इल्यूजन वाली लाइंस आपको फिर से पता चल रही होंगी कि यहाँ पे जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी वो बात करती है, अपने लवर से कहती है कि आज मैं बहुत बैड फील कर रही हूँ, तो तुम मेरे साथ रहो, तो तुम कुछ बोलो, तुम मुझसे कभी कुछ बोलते नहीं है, क्यों नहीं हो, बोलो, तुम क्या सोचते हो, आखिर क्या सोचते रहते हो, मैं कभी नहीं जान पाती कि तुम आखिर क्या सोचते हो, क्या सोचते हो। और यहाँ पे उसका जो लवर है, या ये लाइंस ही आपको अनक्लियर और इल्यूजन वाली लाइंस नज़र आ रही होंगी, जिसमें आपको पता ही नहीं है ये लाइंस वो बोल क्यों रही है और क्या बोल रही है, इसमें किसके बारे में बात कर रही है। तो यहीं से हमें इसकी मॉडर्निज्म भी नज़र आती है कि कुछ भी क्लियर नहीं है इन मॉडर्न सोसाइटी। आई थिंक वी आर इन रेड्स एले वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बॉन्ड्स। यहाँ पे उसका लवर बोलना शुरू करता है कि मुझे लगता है कि हम मर चुके हैं, मरे हुए लोगों की तरह हैं। यहाँ पे बताया गया है कि उनकी हिस्ट्री मर चुकी है, उनकी फीलिंग्स मर चुकी हैं, उनकी सेंसेस मर चुकी हैं, उनकी इमोशंस मर चुकी हैं, और वो एक मुर्दा जो है उनके पास, उसके पास, मुर्दे इंसान के पास या मुर्दा के पास कोई भी इमोशन या फीलिंग्स नहीं होती। तो यही बताता है कि हम भी उन मुर्दा लाशों की तरह हैं जिनको चूहे नोच नोच के खाते हैं और दुख देते हैं। इसी तरह हम खुद अपने आप को दुख दे रहे हैं, अपने आप को खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम जिंदा हैं या नहीं है। यहाँ पे भी अनक्लियर सिचुएशन दिखाई गई है, वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन, और हम ऐसे मैदान में हैं जहाँ पे एक डेड मैन जो है, मुर्दा इंसान, अपनी हड्डियों को भी खो चुका है। हड्डियों को खोने से मुराद उनके आबा और अजदाद के ट्रेडिशंस, कल्चर, लिटरेचर, नॉर्म्स। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं, क्योंकि इंसान अपनी हड्डियों के साथ ज़िंदा होता है, इंसान अपने जो है स्किन के साथ ज़िंदा होता है, इंसान अपनी स्पिरिट के साथ ज़िंदा होता है, इंसान अपनी बॉडी, लैंग्वेज, कल्चर, लिटरेचर के साथ ज़िंदा होता है, ट्रेडिशन के साथ ज़िंदा होता है। लेकिन क्या है, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है और इस तरह लगता है कि अब हम सिर्फ ज़िंदा लाश की तरह हैं। वट इज़ दैट नॉइज़, द वाइंड अंडर द डोर, वट इज़ दैट नॉइज़ नाउ, वट इज़ द विंड डूइंग, नथिंग अगेन नथिंग, डू। अब यहाँ पे एक और सेंसलेस दिखाई गई है कि एक औरत जो है वो अपने लव का एहसास दिला रही है, उसकी केयर कर रही है, जो है अपने लवर की, लेकिन उसको उसके बारे में पता ही नहीं है, वो उसके लव के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में बात ही नहीं करता, वो अपनी ही बात किए जा रहा है कि हम मर चुके हैं, हम ये हो गए हैं, हम वो हो गए हैं। उस औरत की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, और बाद में फिर वो औरत जो है अनक्लियर सिचुएशन छोड़ के फिर पूछती है कि कैसा जो है वो शोर है। तो लड़का कहता है कि ये हवा है जो दरवाजे के नीचे से आ रही है और कोई शोर नहीं है। फिर पूछती है कि अब ये किस तरह की आवाज़ है, तो कहते हैं व्हाट इज़ विंड गोइंग डोइंग,
जो हवा जो तुम बता रही हो, अब ये हवा यहाँ पे क्या कर रही है, ये किस तरह का शोर मचा रही है? नथिंग अगेन नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यू नो नथिंग, वो उससे पूछती है कि अब तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं देखते और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अब वो बोलता है आई रिमेंबर, मुझे याद है, दोज आर पर्ल डेट वर हिज आइज, आर यू अलाइव और नॉट, इज देयर नथिंग इन योर हेड। अब यहाँ पे अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो हमने लास्ट में सेलर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो वो बताता है कि हाँ मुझे याद है उन सेलर की चमकती हुई आंखें, द बरियल ऑफ डेथ में हमने इसका रेफरेंस जो है, जो शेक्सपियर का टेम्पेस्ट का जो रेफरेंस है वो यूज़ किया हुआ था, वो बरियल ऑफ डेथ में। तो उसका ये रेफरेंस यहाँ पे फिर दोबारा यूज़ करता है टेम्पेस्ट का, कहता है हाँ मुझे याद है उन मरते हुए सेलर्स की आंखें जो कि मोतियों की तरह चमक रही थी। अब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम जिंदा भी हो या नहीं हो, क्या तुम्हारे माइंड में कुछ है भी, कुछ चल भी रहा है या नहीं, क्या तुम फीलिंग तुम में है भी या नहीं, तुम किन होशो हवास में घूम फिर रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो कोई भी सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं कर रहा, वो बात कुछ और करती है और जवाब कुछ और देता है, और फिर वो बात कुछ और करती है और जवाब वो कुछ और देता है। अब वो अचानक फिर जो है वो चिल्लाने लगता है, ओ डेट शेक्सपियर रैग, इट्स सो एलिगेंट, सो इंटेलिजेंट, व्हाट शैल आई डू नाउ, व्हाट शैल आई डू। यहाँ पे वो उससे बहुत सवाल कर रही है, वो लेडी उससे सवाल कर रही है, लेकिन वो लड़का मुसलसल से उसका लवर डिप्रेस किया जा रहा है। अब जब वो उससे पूछती है कि तुम जिंदा हो भी या नहीं हो, तुम्हारे पास सेंसेस हैं भी या नहीं, तो वो गाना गाने लगता है अचानक, ओ डेट शेक्सपियर रैग, शेक्सपियर का एक गाना गाने लगता है, जो कहता है कि कितना अच्छा गाना था ये, कितना इंटेलिजेंट और एलिगेंट गाना था। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, वो फ्रस्ट्रेटेड होती है, क्योंकि वो जो पूछ रही होती है वो उसका जवाब नहीं दे रहा होता। अब वो उससे कहती है कि मैं अब क्या करूँ, अब मैं क्या करूं, क्या मैं बाहर चले जाऊं और गलियों में इसी तरह अपने खुले बाल लेके घूमूं, वट शैल वी डू टुमारो, हम कल क्या करेंगे, वट शैल वी एवर डू, अगर तुम इसी तरह रहे तो हम हमेशा क्या करेंगे, द हॉट वाटर एट 10। अब यहाँ पे फिर देखो कुछ भी क्लियर नहीं है और टॉपिक ही चेंज, थीम ही चेंज हो गया है। यहाँ पे टोटली थीम इस तरह चेंज हुआ है कि वो उससे पूछ रही है कि अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर के बारे में क्या करेंगे, तुम्हारा क्या प्लान है, अगर तुम इसी तरह रहे तो क्या हम उसी बोरिंग रूटीन में रहेंगे, क्या सुबह 10 बजे जो पानी गर्म होता है उसके बारे में सोचेंगे, जो बारिश होती है उसको देखेंगे, ठीक है, अब 4 बजे आगे हमें कोई गाड़ी उसी तरह हमारे जो रूटीन वाइज है ड्यूटी है उस तरह हम परफॉर्म करें और 4 बजे आगे हमें गाड़ी हमारी ले जाए और उसी तरह हम गेम ऑफ चेस खेलें और इसी तरह हम सारा दिन वेट करें कि हमारे दरवाजे पे कोई आए और हम अपनी आंखें आपस में वॉल्स में रब करें ताकि हम इंतज़ार कर सकें और हमारे गेट पे हमारे दरवाजे पे कोई नॉक करे और हम बोरिंग रूटीन से बाहर आ सकें। यहाँ पे अब्सर्डिज्म, नथिंगनेस, मीनिंगलेसनेस दिखाई गई है मॉडर्न सोसाइटी की, कि मॉडर्न सोसाइटी किस तरह बेहिस लाइफ गुजारी है, जो है मतलब लाइफ गुजारी है, उसकी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। उनकी लाइफ उसी तरह सुबह 9 बजे शुरू होती है और रात को 5 बजे ख़त्म हो जाती है। उस तरह वो उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और सो जाते हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी एडवेंचरस नहीं है, कुछ भी इंटरटेनिंग नहीं है। यहाँ पे दिखाया गया है कि वो खुद चाहते हैं कि हमारे दरवाज़ों पे कोई आए, हमारी रूटीन से हमें हटाए और हम अपनी लाइफ जो है वो उसमें कुछ एडवेंचर ला सकें। इस कदर मॉडर्न सोसाइटी जो है वो उनकी लाइफ जो है वो बेमतलब गुजर रही है, इस कदर वो बोरिंग लाइफ गुजार रहे हैं। अगर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो यहाँ पे नॉक अपॉन द डोर जो है ये एक रेफरेंस है डेथ का, सिंबल है डेथ की, कि क्या हम इसी तरह अपनी लाइफ गुजारते गुजारते एक दिन हमारे दरवाजे पे नॉक होगी, हमारी लाइफ की दरवाजे पे नॉक होगी और हम मर जाएंगे और फिर हमारी रूटीन चेंज होगी। उससे पहले क्या हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह वो अपने अब्सर्डिज्म को शो करवा रही है और टायर्डनेस को शो करवा रही है, डिप्रेशन को शो करवा रही है कि किस तरह उसकी लफ्ज़ों की, उसकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। नाउ एल्बर्ट्स कमिंग बैक, मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट। अब यहाँ पे एक और सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे दिखाया गया है, जो कि पिछला बिल्कुल भी क्लियर सीन नहीं था, कोई भी क्लियर सीन नहीं है। यही सबसे बड़ी खास एक करेक्टरिस्टिक्स देख लें कि मॉडर्निज्म की यही एक करेक्टरिस्टिक है कि इसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हम देखें
तो एक ऐसा सीन स्टार्ट होता है जो कि बिल्कुल न्यू है। यहाँ पे एक एल्बर्ट नामी शख्स है, वो वापस आ चुका है और वो अब पहले से ज़्यादा स्मार्ट नज़र आता है। अब वो जानना चाहता है कि वो जो पैसे उसने दिए थे उस पैसों के साथ क्या हुआ। टू गेट योर सेल्फ सम टीथ, क्या उसने उसके नए दांत लगवा लिए? ही डिड, आई वॉज देयर, वो यहीं था, उसने यही किया जब मैं वहाँ था। You have them all out, Lil, and get a nice set. He said, I swear, I can't bear to look at you, and no more can't I. I said, and think of poor Albert. He has been in the army of 4 years. He want a good time, and if you don't, oh, is there? She said something. Oh, that I said. अब यहाँ पे आपको लिल की सिचुएशन बताऊँ। लिल एक लेडी है, ठीक है। अब उसका हस्बैंड जो है वो आर्मी में है। अब उसका हस्बैंड वापस आ रहा है, ठीक है। तो उसके हस्बैंड के वापस आने पे उसकी जो एक फ्रेंड है वो उसको नसीहत करती है कि लिल, अब तुम्हारा हस्बैंड वापस आ रहा है एल्बर्ट, अब तुम्हें पहले से ज़्यादा स्मार्ट नज़र आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दांत बहुत ख़राब हैं और तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे सामने तुम्हें उन दांतों को ठीक करवाने के लिए पैसे दिए थे ताकि तुम एक नया सेट दांतों का लगवा सको। और उसने कहा था कि वो तुम्हें इन हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अब अगर वो तुम्हें इस हालत में दोबारा देखेगा तो यकीनन वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस वजह से तुम्हें अपना हुलिया जो है वो चेंज करना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करो। तुम्हारा हस्बैंड जो है वो 4 साल बाद आर्मी से वापस आ रहा है और यकीनन वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहेगा। तो अगर तुम उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर सकोगी, अच्छी लुक्स नहीं क्रिएट कर सकोगी, अच्छा अपने आप का सेटअप नहीं कर सकोगी, ड्रेसिंग नहीं कर सकोगी, तो और भी बहुत ज़्यादा लेडीज़ हैं जो उसको खुश करने के लिए मौजूद हैं। तो इसलिए अच्छा है कि तुम जो है वो अपना हुलिया दुरुस्त करो ताकि तुम अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको। अब यहाँ पे वो लील कहती है कि अच्छा ये बात है, तो मुझे पता है कि मुझे किसका थैंक्स कहना चाहिए। यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड लिल पे ही वो अपनी फ्रेंड जो है वो लिल अपनी फ्रेंड पे ही शक करने लग जाती है। तो उसे लगता है कि शायद ये मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई। अब यहाँ पे दिखाया गया है मैन और विमेन का रिलेशनशिप, कि वो किस तरह का है। मैन जो है जो विमेन है वो पैसा चाहती है और जो मैन है वो गुड लुकिंग वाइफ चाहता है। अगर वो नहीं होगी तो उसके पास और बहुत ज़्यादा औरतें हैं उसके पैसे की बेस पे, जिनके अपने पैसे की बेस पे, जिस पे वो अपनी लस्ट जो है वो फुलफिल जिनके थ्रू कर सकता है। यहाँ पे वो पहले भी एक लाइन यहाँ पे एक मिस हो चुकी है। वहाँ पे वेटर जो है उनके पास आता है और कहता है हरिया प्लीज़ इट्स टाइम। ये जो लाइन है ये मॉडर्निज्म को शो करवाती है कि किस तरह उनके पास ज़रा भी टाइम नहीं है। हर कोई यही कहता है कि जल्दी करें, टाइम ख़त्म होने वाला है, हमने रेस्टोरेंट बंद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंबल है मॉडर्निज्म की कि वहाँ के लोगों के पास ज़रा भी टाइम नहीं है। यू डोंट लाइक इट, यू कैन गेट on with it, I said. Other can pick and choose if you can't. But if Albert makes off, it won't be for lack of talent. You ought to be ashamed, I said, to look so and take. यहाँ पे लिल की फ्रेंड जो है वो लिल की इंसल्ट करती है कि तुम अगर वो सब कुछ नहीं करोगी, अपने हस्बैंड को वो सब कुछ नहीं दोगी जो वो चाहता है, तो वो तुम्हें छोड़ देगा और वो फिर बाकी औरतों के पास चला जाएगा जो कि काफ़ी हैं उसको प्लेयर देने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो लिल है वो लिल को वो कहती है उसकी फ्रेंड कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अभी सिर्फ 31 ईयर्स ओल्ड हो और तुम अभी से बुरी लगने लग गई हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपने हुलिये को क्या बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो लिल है वो कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने वो टैबलेट्स इस्तेमाल की हैं क्योंकि मेरे 5 ऑलरेडी बच्चे हैं और वो पिल्स जो मैंने खाई हैं वो अबॉर्शन के लिए हैं, क्योंकि मैं और बच्चे नहीं चाहती और ना ही मेरा हस्बैंड जो है वो और बच्चे चाहता है। डेट्स वाई वो मैंने जो है टैबलेट्स ली और इस वजह से मैं बुरी नज़र आने लगी हूँ, अपनी एज से ज़्यादा बुरी नज़र आने लगी हूँ। यहाँ पे अबॉर्शन के बारे में बताती है, अपने बेबीज़ के बारे में बताती है, तो वो उसको डांटती है उसकी फ्रेंड कि तुम अगर नहीं चाहती थी बच्चे तो तुम पहले ही मना कर देती, तो तुम 5 बच्चों के बाद तुमने अबॉर्शन पिल्स ली, तो जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया है। अब ये बातें कह रही होती हैं तो वो कहती है कि तुम
एल्बर्ट को फिर छोड़ दो। अगर तुम इस तरह की लाइफ नहीं गुजारना चाहते, तुम एल्बर्ट को छोड़ दो ताकि वो भी अपनी लाइफ जो है अपने मुताबिक फिर गुजार सके, उसे भी पता हो कि उसने क्या करना है। यहाँ पे फिर वेटर आता है और उसको कहता है कि जल्दी उठें प्लीज़, टाइम अप होने वाला है, हमने पब बंद करना है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कितना उन मॉडर्न टाइम में जो है वो टाइम तेज़ी से गुजर रहा था और लोगों के पास टाइम ही नहीं था। अब यहाँ पे बताते हैं कि फिर वो जब वेटर जाता है तो बात अपनी कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं कि एल्बर्ट जो है वो संडे को आया था जब, तो हमने जो है पिग का जो मीट है वो इंजॉय किया और हमने एक साथ डिनर किया और बहुत ज़्यादा जो है वो हमने बातें की और बहुत ज़्यादा जो गैमन का मीट था उसको इंजॉय किया। यहाँ पे फिर से वो वेटर आता है, उसको कहता है कि जल्दी से उठ जाएं, अब टाइम ओवर हो चुका है, अब आप जाएं। और वो लोग जो है वो एक दूसरे को गुड नाइट पिल्स दे के चली जाती हैं। और यहाँ पे ही हमारा सारा जो वीडियो का सेक्शन है वो एंड होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा किसके बारे में बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, क्या चीज़ थी, ये बकवासी चीज़ थी, ये बोरिंग सी चीज़ थी, किन चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ भी क्लियर नहीं है इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न एज जो है वो इल्यूजन वाली एज है। मॉडर्न एज ऐसी एज है जिसमें किसी भी इंसान का जो थीम है, जो एम है, जो या जो प्लान्स है, वो कुछ भी फुलफिल जो वो या प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता। अगर हो जाए तो वो क्या होता है कि उसमें इल्यूजन ज़रूर होता है, वो क्लियर नहीं होता। तो क्लैरिटी मॉडर्निज़म का, अनक्लैरिटी जो है मॉडर्निज़म का सबसे बड़ा जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो क्लैरिटी ही है, अनक्लैरिटी ही है, क्योंकि इसमें इल्यूशंस पाई जाती हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हुआ तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।